अब आते हैं हम नेपाल पे। यहां तक सिचुएशन दोनों देशों में सेम रही। यहां शेख हसीना ने रिजाइन किया और यहाँ केपी ओली ने रिजाइन किया। यहां के बाद सिचुएशन चेंज हो गई जो अमेरिका ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। अब अमेरिका क्या चाह रहा था कि इसके बाद जो केपी ओली है उसके रेजिग्नेशन के बाद भी आंदोलन चले, वो दंगों में कन्वर्ट हो। लेकिन नेपाल में सिचुएशन अलग है। नेपाल में मेजोरिटी जो है वो हिंदुओं की है, तो वो कम्युनल राइट्स में वो चेंज नहीं हुआ। हालांकि सिचुएशन वहां भी थोड़ी खराब हुई। जो एजेंट्स थे उन्होंने सिचुएशन खराब की, वहां भी जेलों से कैदी भगा दिए गए, वहां भी होटलों में आग लगाई गई। लेकिन एक अच्छी बात हुई वहां पे अच्छी बात यह हुई जो आर्मी है उसने सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया। बांग्लादेश में जो आर्मी का हेड था वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिका की बातों से सहमत था। उसने ही शेख हसीना से रेजिग्नेशन लेके देश से बाहर जाने के लिए कहा, यानी कि वो तैयार था जो अमेरिका चाहता था। इसलिए क्या हुआ, जब शेख हसीना ने रिजाइन भी कर दिया तो भी दंगे चलते रहे। सेना ने उस हिसाब से कंट्रोल नहीं किया जो उसे करना चाहिए था, इसीलिए इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट हुई। नेपाल में उल्टा हुआ। जैसे ही गवर्नमेंट ने रिजाइन किया उसने सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लिया। नेपाल की सेना अभी तक यानी कि प्रोटेस्ट होने तक, रेजिग्नेशन से पहले तक तटस्थ थी, मतलब बिल्कुल न्यूट्रल थी। उसने ना तो गवर्नमेंट का फेवर किया और ना ही प्रोटेस्टर्स का फेवर किया कि भाई आपस में देख लो केस को क्या करना है। लेकिन जैसे ही रिजाइन हुआ और ये सिचुएशन बनी कि अब दंगे होंगे या सिचुएशन बहुत वायलेंट होगी क्योंकि कंट्रोल में अब कोई गवर्नमेंट नहीं है, तो जो फौज थी नेपाल की उसने सिचुएशन अपने हाथ में ले ली कि सिचुएशन और ना बिगड़े। तो जो अगला स्टेप था सिचुएशन वायलेंट करने का वो नहीं हो पाया, दंगे भड़काने का, क्योंकि मेजोरिटी में हिंदू थे। उनके दिमाग में ऐसा कुछ था ही नहीं। वो जो एजेंडा है या वो जो मेन मुद्दा था पॉलिटिक्स का, कि पॉलिटिक्स में करप्शन का, वो वहीं तक ही रह पाया, वो आगे नहीं बढ़ पाया। नेपाल की जो सेना थी उसके पास पहले से ही इंफॉर्मेशन थी कि नेपाल में इस तरीके के प्रोटेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि भारत की जो स्पाई एजेंसी थी उनको ये इंफॉर्मेशन थी कि ऐसा नेपाल में हो सकता है। जिस हिसाब से फॉरेन फंडिंग आ रही थी एनजीओ के पास, जिस हिसाब से जो एनजीओ है वो हाउ टू प्रोटेस्ट का जो है प्रोग्राम चला रहे थे, लोगों को ट्रेनिंग दे रहे थे कि प्रोटेस्ट कैसे करना चाहिए, तो ये अंदेशा था कि नेपाल अगला शिकार हो सकता है फॉरेन शक्तियों का। तो उन्होंने पहले से ही, भारत की एजेंसियों ने नेपाल की सेना को ये इंफॉर्मेशन दे रखी थी। नेपाल की सेना पहले से ही थोड़ी सी तैयार थी कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो जो अभी तक तटस्थ थी सेना, उसने सिचुएशन जैसे ही रेजिग्नेशन हुआ सरकार की तरफ से वो अपने कंट्रोल में ले ली। अब आंदोलन यहां पे भी बढ़ा। जैसे बांग्लादेश में कट्टर लोगों के हाथ में सिचुएशन गई, यहां पे उन लोगों के हाथ में सिचुएशन गई जो फॉरेन एजेंट्स के फेवर में थे, जो उनके टच में थे। यहां पे क्या हुआ कि वो लंबा नहीं खिंचा। वो जो अराजकता थी, वो जो अनार्की थी, वो लंबे टाइम तक नहीं चल पाई क्योंकि सेना ने वो कंट्रोल कर ली। जो सेना थी, क्योंकि वो भारत की सेना के टच में थी और साथ में चाइना का भी इन्फ्लुएंस था, तो अमेरिका की जो एजेंसी थी, जो अमेरिका के लोग थे जो इस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे, वो नेपाल की सेना के कोऑर्डिनेशन में नहीं रह पाए, उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए, उस पर प्रेशर नहीं बना पाए। यहीं पे अमेरिका के साथ खेल हो गया। उन्होंने फिर उसके बाद क्या किया, नेपाल की सेना ने जो प्रोटेस्टर्स थे उनको बुलाया और उनकी बातें सुनी, भाई प्रॉब्लम क्या है, आप चाहते क्या। नेपाल की सेना ने एक काम और किया, जो सस्पेक्टेड स्टूडेंट्स थे जिन पे उन्हें शक लगा कि ये बाहरी एजेंट्स के साथ मिक्स्ड हैं, मिले हुए हैं, उनको उन्होंने भाव नहीं दिए, उनकी डिमांड्स को, उनको थोड़ा एक तरफ कर दिया, उनको इग्नोर कर दिया। और जो रियल प्रोटेस्टर्स थे, जो कॉज के लिए लड़ रहे थे, उनके साथ सहमति बनाई कि आप चाहते क्या। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उन्होंने 5-6 नाम अलग अलग जगह से आए कि भाई ये व्यक्ति होना चाहिए हमारा हेड, कम से कम तब तक जब तक कि नेक्स्ट इलेक्शन ना हो, तब तक हम संविधान में भी संशोधन करेंगे कि हम किस तरीके की व्यवस्था फ्यूचर के लिए चाहते हैं। तो फौज ने उनकी पूरी बात सुनी, उनके साथ कोऑर्डिनेट किया, प्लस जिस व्यक्ति को वो चाहते थे जो उस पद को संभाले, उस व्यवस्था को संभाले, उसके साथ कोऑर्डिनेशन में हेल्प की। जैसे कि सुशीला जी का नाम आया, कार्की का, तो उनसे कोऑर्डिनेट किया प्रोटेस्टर्स की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से, कि स्टूडेंट्स चाहते हैं कि आप ये काम संभालें। और अल्टीमेटली वो इस चीज के लिए काफी रिक्वेस्ट करने के बाद मान गए। अब जो कार्की हैं, सुशीला जी जो हैं, वो भारत में पढ़ी हैं,
भारत के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध पहले से रहे, तो उन्होंने इस बात के इंडिकेशंस भी दिए कि भारत से वो मिलकर आगे बढ़ना चाहती है। अब जो अमेरिका है उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लास्ट मोमेंट पे आके जो नेपाल की सेना है वो सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लेगी या वो हमारी बात नहीं मानेगी, हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये चीज अमेरिका ने सोची नहीं थी और यहीं पे उनके साथ खेल हो गया। यानी कि खाना लगभग उन्होंने पकाया और उसे ले कोई और गया। यानी कि 90% मूवी वो ही चली जो अमेरिका ने चाही। लास्ट के 5-7-10% में ट्विस्ट आया और अमेरिका समझ नहीं पाया, वहीं उसे भूल हो गई। तो ये सारे स्टेप्स थे जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, किस तरीके से आंदोलन चलता है, किस तरीके से प्रोग्राम अरेंज किए जाते हैं और तख्ता पलट किया जाता है और वहां पे अपना बंदा बैठा दिया जाता है जो उनके हिसाब से फौरन ताकतों के हिसाब से काम करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। अगली बार फिर हम किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।